दोस्तों, आज मैं आपके सामने फिर से एक जबरदस्त कोरियाई साइकोलॉजिकल मर्डर मिस्ट्री मूवी को लेकर आया हूँ। बैक टू बैक एक से बढ़कर एक मूवीज में आपके लिए लाने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी मूवी आपसे मिस ना हो। अब आज की मूवी का नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसकी IMDb रेटिंग है 7.4। तो चलिए अब बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की ये एक्सप्लेनेशन। तो मूवी की शुरुआत होती है एक फैमिली से, जो कार से अपने नए घर की तरफ जा रही होती है। इसमें शामिल होते हैं दोनों हस्बैंड वाइफ चोई और एमी, और साथ ही उनके दोनों बेटे जेनसॉक और युवान। इनमें से जो आगे बैठा है वो है घर का बड़ा बेटा युवान, जबकि पीछे माँ के पास जो बैठा है वो है छोटा बेटा जेनसॉक। खैर, अब अचानक पीछे बैठे जेनसॉक की नींद खुलती है, जो अपने सपने में कुछ अजीब देख रहा था, लेकिन वो क्या देख रहा था ये हमें दिखाया नहीं जाता। तभी उसके पसीने से भीगे चेहरे को देखकर उसकी माँ पूछती है, क्या हुआ बेटा, इतना पसीना क्यों आ रहा है? ये सुनकर जेनसॉक बहुत ही अजीब तरीके से अपने आसपास की चीजों को देखने लगता है। इतने में उसके पिता कहते हैं कि लगता है तुमने कोई बुरा सपना देखा है। तो वो कहता है, हाँ पापा, ऐसा ही कुछ है। इतने में उसका बड़ा भाई युवान कहता है कि जब ठीक से सोएगा नहीं तो सपने तो आएंगे ही। पूरी रात ये नए घर के लिए इतना एक्साइटेड था कि ठीक से सोया भी नहीं। अब जेनसॉक इन सभी की बातें सुन रहा था और उसे याद भी था कि ये लोग उसके माता पिता और भाई हैं, लेकिन फिर भी उसे कुछ अजीब महसूस हो रहा था, जैसे कोई चीज वहाँ पर मिसिंग हो। इस तरह अब उसके मन में कई सवाल घूमते हैं, लेकिन फिर भी वो चुप रहता है। अब उनकी कार नए घर के सामने आकर रुकती है, जहाँ जेनसॉक जब उस घर को देखता है तो उसे एहसास होता है कि ये घर उसे जाना पहचाना सा लग रहा है, मानो वो पहले कभी यहाँ पर आया हो। जबकि उसके घर वालों के हिसाब से सिर्फ उसके पिता चोई ही इस घर को देखकर गए थे। अब युवान उससे पूछता है कि घर अच्छा लगा ना? तो जेनसॉक हाँ में सिर हिलाता है, लेकिन इतने पर भी वो उस घर को अजीब तरीके से देखता रहता है। तभी जेनसॉक अपने भाई के बारे में सोचने लगता है कि उसका बड़ा भाई युवान एक मिसाल था, क्योंकि पढ़ाई में स्कॉलर, बड़ी यूनिवर्सिटी से एजुकेशन, म्यूजिक और स्पोर्ट्स में अव्वल, ये चीजें उसे दूसरों से अलग बनाती थी। यानी जैसे एक लड़का होना चाहिए वो एकदम वैसा ही था। ना वो सिगरेट पीता था, ना शराब, और ना ही उसे लड़कियों से मिलने जुलने का शौक था। ऊपर से कॉलेज में वो मैथमेटिक्स का प्रोफेसर था, और इन सभी कारणों की वजह से जेनसॉक को भी अपने भाई पर गर्व महसूस होता था। लेकिन अगर खुद जेनसॉक की बात करें तो वो इसका ठीक उल्टा था। यानी अक्सर पढ़ाई के तनाव से उसका नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता था, और इसी वजह से उसका इलाज भी चल रहा था, जिसकी वो दवाइयां लेता था। साथ ही 1 साल पहले हुए कार एक्सीडेंट में उसका भाई युवान घायल हो गया था, जिसकी वजह से वो अपने दाहिने पैर से थोड़ा लंगड़ा कर चलता था। अब मूवी में हमें ये चीजें किसी खास मकसद से बताई गई हैं, इसीलिए इनको याद रखना। इसके बाद हम देखते हैं कि नए घर में सामान सजाया जा रहा है। इसी बीच युवान दीवार पर सन 1997 का कैलेंडर टांगता है, जिसे हम सब समझ पाते हैं कि ये 1997 का मई का महीना चल रहा है। खैर, अब अचानक जेनसॉक की नजर उस घर के एक बंद कमरे पर पड़ती है, जिसके बारे में पूछने पर युवान उसे बताता है कि उसमें पुराने मालिक का सामान है, जो 1 महीने बाद आकर अपना सामान ले जाएगा, और तब तक तुम्हें मेरा कमरा शेयर करना पड़ेगा। अब इस बीच जो लोग उनके घर के सामान को शिफ्ट कर रहे थे, उनमें से एक आदमी हैरानी से जेनसॉक से पूछता है कि क्या युवान तुम्हारा बड़ा भाई है, जो तुम उसे भाई कहकर पुकार रहे हो? तो इस पर जेनसॉक कहता है कि हाँ, वो मेरा बड़ा भाई है। क्यों, क्या हुआ? तो वो आदमी फिर से कहता है कि वो तो देखने में तुमसे छोटा लगता है और तुम बड़े लगते हो। अब इससे पहले कि जेनसॉक कुछ कह पाता, तभी युवान आकर उस आदमी को टोक देता है और काम पर ध्यान देने को कहता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, और फिर जब रात को पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर खाना खाने बैठता है तो हम देखते हैं कि जेनसॉक का दिमाग अभी भी उस बंद कमरे में उलझा हुआ है। तभी उसके पिता चोई उसे चेतावनी देते हैं कि उस कमरे को मत खोलना, अगर घर के पुराने मालिक को पता चला तो अच्छा नहीं होगा। पर इतने में अचानक उस कमरे से अजीब सी आवाजें आने लगती हैं, जिन्हें सुनकर जेनसॉक युवान से पूछता है कि क्या तुमने ये आवाजें सुनी? लेकिन उसका भाई युवान और पेरेंट्स चोई और एमी सभी यही कहते हैं कि हमें कुछ सुनाई नहीं दिया, लगता है तुम्हें नींद आ रही है, इसलिए तुम आराम करो। फिर रात को सोने से पहले जेनसॉक डिस्कमैन पर गाना सुनने लगता है, लेकिन उस वक्त फिर से वही अजीब सी आवाजें गूंजने लगती हैं। इसलिए अब वो कमरे का दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी युवान वापस से पीछे से आकर उसे रोक लेता है। हालांकि जेनसॉक उसे उन आने वाली आवाजों के बारे में बताता है, लेकिन उससे युवान कहता है कि शायद अंदर कोई चूहा होगा जो शोर कर रहा होगा, क्योंकि कमरा तो लॉक है। तो इस तरह से बात को टालकर वो जेनसॉक का मूड चेंज करने के लिए उसे पास के पहाड़ पर ले जाता है।
अब यहाँ पर दोनों भाई शहर की रोशनी निहार रहे होते हैं और तभी युवान को उसके पिता चोई का फोन आता है, जो उसे कुछ कागजात के बारे में बात करने के लिए फौरन घर बुलाते हैं। इसलिए अब युवान जेनसॉक से कहता है कि तुम यहीं रुकना, मैं अभी घर होकर आता हूँ। तो इस तरह वो वहाँ से घर की तरफ जाने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि रास्ते में कुछ लोग उसका रास्ता रोक लेते हैं और उसे जबरदस्ती वहाँ से ले जाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर युवान और उन लोगों के बीच में हाथापाई भी होती है, जिसकी आवाज सुनकर जेनसॉक भी वहाँ पहुँच जाता है। अब जैसे ही उसकी नजर अपने भाई पर पड़ती है जिसे वो लोग ले जाने की कोशिश कर रहे थे, वैसे ही जेनसॉक युवान की जान बचाने के लिए उन लोगों की तरफ दौड़ पड़ता है। लेकिन जब तक वो वहाँ पहुँच पाता तब तक वो लोग युवान को कार में जबरदस्ती अपने साथ ले जाते हैं। अब पहले तो जेनसॉक उस कार के पीछे जाने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो ऐसा नहीं कर पाता तो वो फौरन उस गाड़ी के नंबर को नोट कर लेता है। इसके बाद वो भागते हुए घर पहुंचता है और अपने माता पिता को सारी बात बताता है कि युवान को कुछ लोग उठाकर ले गए हैं। लेकिन इससे पहले कि उसके माता पिता उससे कुछ पूछ पाते, इतने में वो खुद तनाव में आकर बेहोश हो जाता है। अब सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जेनसॉक को एक खतरनाक सपना दिखाई देता है जिसमें कोई किसी का कत्ल कर रहा था और फिर अचानक उसकी आंखें खुल जाती हैं, जिसके बाद वो खुद को अपने बेडरूम में पाता है। तभी पास बैठी एमी बताती है कि युवान की किडनैपिंग की रिपोर्ट पुलिस में कर दी गई है, इसलिए तुम घबराओ नहीं और अपनी तबीयत का ख्याल रखो। अब इसी दौरान दो डिटेक्टिव जेनसॉक से पूछताछ करने आते हैं, जिन्हें जेनसॉक उस गाड़ी का नंबर बता देता है जो उसने नोट किया था। लेकिन जब एक पुलिस वाला उस नंबर की गाड़ी को तलाश करने की कोशिश करता है तो उसे पता चलता है कि पूरे कोरिया में इस नंबर की गाड़ी है ही नहीं। इसलिए वो जेनसॉक से कहता है कि तुमने गलत पढ़ लिया होगा और वैसे भी हमें पता चला है कि तुम्हें बार बार पैनिक अटैक आता है, तो क्यों ना तुम अपने दिमागी इलाज पर काम करो, ये इन्वेस्टिगेशन का काम हम पर छोड़ दो। अब ये सुनकर जेनसॉक को बहुत बुरा लगता है, लेकिन फिर भी वो ज्यादा कुछ नहीं बोलता क्योंकि वो भी कैसे भी करके अपने भाई को ढूंढना चाहता था। खैर, अब वो डिटेक्टिव घर के सभी फोन पर रिकॉर्डिंग डिवाइस लगाते हैं ताकि अगर किडनैपर का कॉल आए तो कार्यवाही हो सके। अब धीरे धीरे कई दिन और हफ्ते बीत जाते हैं, लेकिन किसी का कोई कॉल नहीं आता। इसी बीच जेनसॉक समझ नहीं पाता कि आखिर उसके भाई युवान को किडनैप क्यों किया गया होगा। और फिर उसी रात उसे एक और सपना आता है जिसमें उसे किसी का मर्डर होते हुए दिखता है, लेकिन इस बार वो मर्डर उसे एक हकीकत सा मालूम होता है, जैसे वो उन लोगों को जानता हो, यानी मारने वाले को भी और मरने वाले को भी। इस बीच उसे बंद कमरे से आने वाली आवाजें परेशान करने लगती हैं और साथ ही उसे सपने में अब एक घायल औरत भी दिखने लगती है। खैर, अब जैसे तैसे रात बीत जाती है और फिर अचानक 19वें दिन युवान घर लौट आता है, लेकिन उसका कहना था कि उसे पिछले 19 दिन की कोई भी बात याद नहीं, क्योंकि शायद उन किडनैपर्स ने उसे भारी नशा दिया था। फिर उसी रात जेनसॉक ये नोटिस करता है कि जब घर में सभी सो रहे थे तभी युवान अचानक उठकर कहीं चला गया था। लेकिन जब सुबह जेनसॉक जागता है तो देखता है कि युवान तो अपने बिस्तर पर ही मौजूद है। इसके बाद वो सुबह सुबह अपनी दवा लेने जाता है, लेकिन तभी उसकी गोली हाथ से छिटककर किचन की कबर्ड के नीचे गिर जाती है। इसलिए अब वो ज्यादा मेहनत नहीं करता और बिना दवा खाए सीधा जाकर नाश्ता करने बैठ जाता है। तभी खाना खाते वक्त वो युवान से पूछता है कि कल रात तुम कहाँ गए थे? तो युवान कहता है मैं कहाँ जाऊंगा, मैं तो बिस्तर पर सोया था। ये सुनकर जेनसॉक को लगता है कि शायद वो कुछ ज्यादा ही सोच रहा है और उसे अपने भाई से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन जब युवान वहाँ से जाने लगता है तो जेनसॉक एक बहुत ही अजीब चीज नोटिस करता है, और वो ये कि युवान अब दाहिने नहीं बल्कि बाएं पैर से लंगड़ा रहा था। इसलिए इस बारे में पूछने पर युवान उल्टा कहता है कि अरे ये सब तुम्हारा वहम होगा, तुम भी पता नहीं क्या क्या सोचते रहते हो, मैं तो चोट के बाद से ही बाएं पैर से लंगड़ा रहा हूँ। अब ये सुनकर जेनसॉक को थोड़ा अजीब लगता है कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं चीजों को उल्टा या गलत एनालाइज क्यों कर रहा हूँ। खैर, अब रात को युवान जल्दी सो जाता है, जबकि जेनसॉक अपनी टेबल पर स्टडी करते करते सो जाता है। लेकिन फिर अचानक हम देखते हैं कि रात 12:30 बजे युवान अपने बिस्तर से उठता है और जेनसॉक की आंखों तक पेंसिल का नुकीला सिरा ले जाता है, वो भी ये पता करने के लिए कि वो सो रहा है या नहीं। और फिर जब वो कंफर्म हो जाता है तो घर से बाहर निकल जाता है। लेकिन यहाँ हमें पता चलता है कि जेनसॉक असल में सोने का ढोंग कर रहा था। अब वो सीधा अपने भाई युवान का पीछा करने लगता है, पर यहाँ वो जो देखता है उससे उसके होश उड़ जाते हैं। वो देखता है कि उसका भाई अब लंगड़ा नहीं रहा बल्कि वो एकदम से ठीक चल रहा है। इसके बाद इधर युवान टैक्सी पकड़ता है, जबकि जेनसॉक दूसरी टैक्सी से उसका पीछा करने लगता है। अब युवान एक बाजार में पहुंचता है जहां जेनसॉक भी उसके पीछे पीछे पहुंच जाता है और देखता है कि युवान दो लोगों से मिल रहा है।
अब वो दो लोग असल में वही डिटेक्टिव थे जो किडनैपिंग की तहकीकात करने आए थे। पर तभी जेनसॉक देखता है कि वो लोग युवान को बॉस कहकर बुला रहे थे और ये देखकर जेनसॉक दंग रह जाता है। इसके बाद जैसे ही युवान मुड़ता है तो जेनसॉक आगे बढ़ता है, लेकिन इतने में वो डिटेक्टिव उसे पकड़ लेते हैं। इसके बाद वो बचकर भागने लगता है और आखिर में लंबी चेजिंग के बाद उनसे पीछा छुड़ा लेता है। लेकिन अगले ही पल युवान पीछे से क्लोरोफॉर्म सुंघाकर उसे बेहोश कर देता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। फिर दूसरे दिन सुबह की किरणें जेनसॉक की आंखों पर पड़ती हैं और वो खुद को अपनी स्टडी टेबल पर पाता है, जबकि पास ही बिस्तर पर युवान सो रहा होता है। अब ये देखते ही जेनसॉक के दिल में डर की लहर दौड़ पड़ती है, क्योंकि वो यही सोचता है कि मैं तो रात को मार्केट में था और वो दोनों डिटेक्टिव युवान को बॉस कहकर बुला रहे थे, तो फिर आखिर में मैं यहाँ कैसे आ गया। अब इसी घबराहट में वो बाथरूम में भागता है और दरवाजा बंद कर लेता है, जबकि बाहर से युवान उसको आवाज लगाता है कि दरवाजा खोलो, क्या हुआ, फिर से कोई सपना देखा क्या। लेकिन जेनसॉक चिल्लाता है कि वो कोई सपना नहीं था, मुझे बताओ कि तुम्हारी असलियत क्या है। और इस तरह वो रात का पूरा वाकया, यानी युवान का बाजार में डिटेक्टिव से मिलना और फिर वो क्लोरोफॉर्म वाली बात, सब कुछ उसे बता देता है, जिस पर युवान हंसकर कहता है कि ये सब तुम्हारा सपना होगा, इसीलिए अब बचपना छोड़ो और बाहर आ जाओ। लेकिन जेनसॉक इस बात पर भड़क उठता है और कहता है कि मैंने कल सोने का ढोंग किया था और मैंने वो सब अपनी आंखों से देखा है। असल में अब उसे शक हो चुका था कि ये युवान कोई बहरूपिया है जो उसके भाई का रूप रखकर यहाँ आया है, जबकि उसका असली भाई अभी भी किडनैपर्स के पास है। इसलिए अब वो पास पड़े एक पाइप को उठाता है और युवान को मारने दौड़ता है, लेकिन फिर भी युवान उसे रोक लेता है और समझाता है कि ये सब तुम्हारा वहम है, मैं रात को कहीं नहीं गया था। और फिर अचानक वो पूछता है कि क्या तुमने कल अपनी दवा ली थी। तो जेनसॉक को याद आता है कि उसकी दवा कल अलमारी के नीचे गिर गई थी, जिस वजह से उसने वो नहीं ली। और इस तरह अब उसका शक कमजोर पड़ जाता है और सोचने लगता है कि क्या सचमुच में ये मेरे दिमाग का खेल था। और फिर आखिर में वो अपने भाई युवान से माफी मांगता है। लेकिन जैसे ही युवान वहां से जाता है, वैसे ही जेनसॉक की नजर स्टडी टेबल पर पड़ी पेंसिल के नुकीले सिरे पर जाती है और ये देखकर उसका शक फिर से जाग उठता है और अब वो कंफर्म हो जाता है कि रात की घटना बिल्कुल सच थी। इसलिए अब वो सीधे अपनी माँ एमी के पास जाता है और उन्हें सारी बात बताता है। अब एमी भी ये सुनकर सन्न रह जाती है, लेकिन तभी जेनसॉक उससे कहता है कि पहले हम दोनों युवान की सच्चाई जान लें, उसके बाद ही पापा को बताएंगे। इसके बाद रूम में लौटते ही उसकी नजर फिर से एक बंद कमरे पर पड़ती है, जहाँ से अभी भी अजीब सी आवाजें आ रही होती है। इसलिए आखिरकार वो बैट लेकर उस कमरे के अंदर घुसता है और वहाँ वो सामने का नजारा देखकर हिल जाता है, क्योंकि वहाँ फंदे पर युवान लटका हुआ था। लेकिन तभी अचानक जेनसॉक की आंखें खुल जाती हैं और उसे पता चलता है कि वो कमरे वाला सीन असल में उसका सपना था। अब अचानक उसे अपनी माँ की आवाज सुनाई देती है, जो फोन पर किसी से बात कर रही थी। वो कह रही थी कि जेनसॉक हमारी सच्चाई जानने लगा है, इसलिए जल्दी से घर आ जाओ। और फिर जब जेनसॉक चुपके से उसकी बातें सुनता है तो उसे पता चलता है कि उसकी माँ असल में युवान से ही बातें कर रही है। ये देखकर जेनसॉक दंग रह जाता है और समझ जाता है कि माँ भी इसमें शामिल है। तभी एमी को शक होता है कि कोई उसकी बातें सुन रहा है, इसलिए अब वो जेनसॉक के बेडरूम की ओर बढ़ती है, ये देखने के लिए कि वो कहाँ है। तभी जेनसॉक नीचे बाथरूम में छुप जाता है, लेकिन अब उसे अपनी माँ के शक को दूर करने के लिए उनसे पहले अपने बेडरूम तक पहुँचना जरूरी है। इसलिए अब वो बाथरूम की खिड़की से बाहर निकलता है और पाइप के सहारे मुश्किल से बेडरूम की खिड़की तक पहुँचता है। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि खिड़की अंदर से बंद है। और इसी बीच जैसे ही एमी उसके कमरे में एंटर करने वाली होती है, वैसे ही उसे किसी पार्क नाम के आदमी का फोन आता है, जिसे वो अपने घर बुलाती है। फिर फोन रखने के बाद वो जेनसॉक के रूम में जाती है और उसे बिस्तर पर सोया पाती है, वो भी पसीने में भीगा हुआ। अब ये चेक करके एमी वहाँ से चली जाती है, लेकिन जैसे ही जेनसॉक उठता है तो उसे पता चलता है कि एमी वही कमरे में मौजूद थी और उसे पकड़ने के लिए चुपचाप वहाँ से जाने का नाटक कर रही थी। खैर, अब वो उसको डांटती है कि गीले कपड़ों में बिस्तर पर मत सोया करो, और ऐसा कहकर वो रूम बंद करके चली जाती है। अब ये रवैया देखकर जेनसॉक समझ जाता है कि वो किसी साजिश का शिकार होने वाला है। वहीं अब एमी किसी को फोन करके बता देती है कि हमारी पोल खुल गई है। इस बीच जेनसॉक खिड़की से कूदकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन सामने चोई आकर उसे रोक लेता है। चोई उससे कहता है कि तुम घर से कहीं नहीं जाओगे, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। तभी अचानक पीछे से एक और आदमी आता है, जिससे जेनसॉक को यकीन हो जाता है कि ये उसके माता पिता नहीं बल्कि कोई और है और इनका इरादा भी कुछ और है। इसके बाद वो चोई को धक्का देकर भाग जाता है। अब एमी उस आदमी को जेनसॉक को पकड़ने भेजती है, लेकिन काफी लंबी चेज के बाद भी जेनसॉक उससे बच निकलता है
पर इस बीच एक स्कूटर उस आदमी से टकरा जाता है, जबकि जेनसॉक पुलिस की कार से टकराते टकराते बचता है। अब वो उन ऑफिसर्स से मदद मांगता है जो उसे पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। फिर वहाँ वो उन ऑफिसर्स को बताता है कि पिछले 1 महीने से कुछ लोगों ने मुझे घर में कैद करके रखा है और वो मेरी फैमिली होने का ढोंग कर रहे हैं। अब वो ऑफिसर पूछता है कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन जेनसॉक तो खुद इस बारे में नहीं जानता था, तो आखिर वो उनको क्या बताता। इस तरह जब वो उसकी असली फैमिली के बारे में पूछते हैं तो वो इस पर भी कुछ नहीं बता पाता। इसलिए अब पुलिस को लगता है कि शायद जेनसॉक की असली फैमिली ने उसकी मिसिंग कंप्लेंट दर्ज की होगी, क्योंकि वो इसको ढूंढ रहे होंगे। तो इसके बाद ऑफिसर सोशल मीडिया से उसकी डिटेल्स चेक करते हैं, जिसके बाद वो कहते हैं कि तुम्हारी तो कोई मिसिंग रिपोर्ट है ही नहीं और ना ही क्रिमिनल रिकॉर्ड, साथ ही जन्म तारीख 1977 की है। तो जेनसॉक ये सुनकर चौंक जाता है और कहता है मेरी जन्म तारीख 1977 है, लेकिन मैं 41 का नहीं 21 साल का हूँ। ये 1997 ही तो चल रहा है। ये सुनकर पुलिस स्टेशन में सब उसकी ओर देखने लगते हैं। तभी एक ऑफिसर हंसते हुए कहता है दीवार पर लगा वो कैलेंडर देखो, ये साल 2017 चल रहा है। अब जेनसॉक जब उस कैलेंडर को देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं और इसी बीच टीवी पर खबर चलती है कि अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप कोरिया के प्रेसिडेंट मून से मिलने आए हैं, जो कि 2017 की लाइव खबर थी। इसके बाद जब जेनसॉक आईने में अपना चेहरा देखता है तो उसके साथ साथ हमारे भी होश उड़ जाते हैं, क्योंकि अभी तक हमें उसके पर्सपेक्टिव से सब कुछ दिखाया गया था, जिसमें वो 21 साल का था, लेकिन हकीकत ये थी कि वो 41 साल का आदमी था। अपनी शक्ल देखकर जेनसॉक इतना शॉक हो जाता है कि वो बिना कुछ बोले पुलिस स्टेशन से निकलकर सीधा उसी घर की तरफ जाने लगता है। वो समझ चुका था कि अगर सच्चाई जाननी है तो इसके लिए उसे वापस उन्हीं लोगों के पास जाना होगा। अब वहाँ पहुँचते ही उसे बंद कमरे से गाने की धुन सुनाई देती है और जब वो अंदर जाता है तो जमीन पर उसे खून से लथपथ एक पुतला और पास में चाकू पड़ा हुआ दिखाई देता है। ये देखकर अब वो सोच में डूब जाता है और तभी पीछे से युवान, एमी और चोई आ जाते हैं। अब जेनसॉक पूछता है कि तुम लोग कौन हो और क्या चाहते हो और ये सब क्या है। तो युवान कहता है कि तुम्हें बस यही नहीं बल्कि बहुत कुछ जानना जरूरी है, और इस तरह वो उसके सामने एक खुलासा करते हैं, जिसके साथ सीन फ्लैशबैक में चला जाता है। ठीक 20 साल पहले 20 दिसंबर 1997 को इसी कमरे में एक परिवार का मर्डर हुआ था, जिसमें एक औरत और उसकी 13 साल की बेटी को मारा गया था। हालांकि उस वक्त कुछ भी चोरी नहीं हुआ था और पुलिस भी केस सुलझाने में नाकामयाब रही थी, जिस वजह से वो डबल मर्डर मिस्ट्री बनकर रह गया। उस वक्त ये मामला नेशन पुलिस के हाथ में भी गया, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर पाए। फिर सालों बीतने के बाद लोग भूल गए और स्टैच्यू ऑफ लिमिटेशन के बाद ये केस बेकार हो गया। लेकिन पीड़ित परिवार ने फिर भी हार नहीं मानी और उन्होंने मुझ जैसे प्राइवेट डिटेक्टिव को हायर कर लिया। अब 4 साल की तहकीकात के बाद हम तुम तक पहुँचे और हमें यकीन था कि तुमने ही वो मर्डर किया था। फिर हमने तुम्हें बहुत टॉर्चर किया, पर फिर भी तुमने मुंह नहीं खोला। अब युवान को एकदम से चुप कराते हुए जेनसॉक कहता है कि बकवास मत करो, मैंने किसी का मर्डर नहीं किया है, मैं ऐसा कर ही नहीं सकता। तो युवान कहता है कि उस वक्त तुम्हारी बातों से ऐसा नहीं लगता था कि झूठ बोल रहे हो, लेकिन मेरा यकीन था कि तुमने ही मर्डर किया है। पर पीड़ित परिवार बिना सबूत के मानने को तैयार नहीं था। उनका कहना था कि मर्डर तुमने ही किए हैं, लेकिन उनको एक बात समझ में नहीं आई कि क्या वो मर्डर तुमने अकेले किए या किसी के कहने पर तभी पूछताछ के दौरान एमनीशिया होने की वजह से तुम्हारी सारी यादें मिट गईं और 1997 से पहले की कोई भी बात तुम्हें याद नहीं थी, क्योंकि तुम्हें लग रहा था कि तुम अभी भी 1997 में ही जी रहे हो। इसलिए अब हम चाहकर भी तुमसे कुछ नहीं जान पा रहे थे, तो हमने एक एक्सपर्ट डॉक्टर पार्क को बुलाया, जो कि एक मशहूर साइकियाट्रिस्ट और फॉरेंसिक हिप्नोसिस में माहिर है। अब युवान आगे कहता है, डॉक्टर पार्क ने सुझाया कि पहले तुम्हारी यादों को 1997 के मर्डर से पहले ले जाया जाए, इसलिए हमने तुम्हें डिल्यूजन की दवाइयां दी, जिसके बाद एक्ट्रेस एमी को तुम्हारी माँ बनाया, डॉक्टर पार्क तुम्हारे पिता चोई बने और मैं खुद तुम्हारा भाई युवान बना। असल में पार्क की थ्योरी थी कि हिप्नोटिज्म से तुम्हें 2017 से 1997 में ले जाया जाएगा, जिससे तुम खुद की 41 की उम्र भूलकर खुद को 21 साल का समझोगे। इस बीच पार्क ने जाना कि 20 साल पहले तुम अपनी असली फैमिली के साथ कार में थे, इसलिए उसी घटना को पकड़कर हमने तुम्हारी यादों में उस फैमिली को इस नकली फैमिली से बदल दिया। यानी जब तुम नींद से जागे और कार में थे, तो इसके बाद हमने तुम्हें इसी घर के सामने लाकर खड़ा कर दिया जहां तुमने हत्या की थी, और इसीलिए ये घर तुम्हें जाना पहचाना लगा। साथ ही उस बंद कमरे में हमारे आदमी थे जिनकी आवाजें तुम्हें डराती थी। ये सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था और इसी बीच हमें बारिश की रात का इंतजार था,
क्योंकि मर्डर वाली रात भी तेज बारिश थी। हमने सोचा कि बारिश वाली रात को मर्डर सीन को रिकंस्ट्रक्ट करके तुम्हारी दबी हुई यादों को जगा देंगे और सच्चाई उगलवा लेंगे। लेकिन उस रात गड़बड़ हो गई, क्योंकि हिल से लौटते वक्त पुलिस ने मुझे अरेस्ट कर लिया एक पुराने केस की वजह से, और फिर मेरी गिरफ्तारी से वो प्लान बिगड़ गया। फिर 19 दिन के बाद मैं पैसे देकर वहाँ से छूटा, लेकिन उस रात के बाद बारिश होने के चांसेस अभी नजर नहीं आ रहे थे, और इसी बीच हिप्नोसिस का असर कम होने लगा और तुम्हें मुझ पर शक होने लगा। लेकिन उस रात जब तुमने एमी को मुझसे बात करते सुना तो हम समझ गए कि हमारा राज खुल गया है। खैर, अब कहानी प्रेजेंट में आती है और हम कार में जेनसॉक को युवान के साथ देखते हैं, और अब हमें युवान का असली नाम बताया जाता है, जो होता है चैंग। अब इतने में सब कुछ सुनकर जेनसॉक चैंग से कहता है कि तुम लोगों ने खामखा इतनी मेहनत की, क्योंकि मैंने किसी का मर्डर नहीं किया। लेकिन चैंग उसे घूरता है और कहता है, तुमने ही वो 2 हत्याएं की हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और बहुत ही जल्द तुम भी वैसे ही मरोगे। तो जेनसॉक कहता है कि जब मैंने कुछ किया ही नहीं तो मैं नहीं मरूंगा, और इस तरह वो अचानक कार का दरवाजा खोलकर बाहर कूद पड़ता है। ये देखकर चैंग गुस्से में कार मोड़ता है और उसे कुचलने की कोशिश करता है, लेकिन किस्मत तो देखिए, चैंग की वो कार एक दूसरी कार से टकरा जाती है, जिससे चैंग बुरी तरह से घायल हो जाता है। और उधर जब जेनसॉक वहाँ से भागने की कोशिश करता है तो उसे भी एक तेज रफ्तार टेम्पो टक्कर मार देता है। इसके बाद गंभीर हालत में उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, जहां जेनसॉक बेहोश पड़ा होता है, और तभी इसी एक्सीडेंट से उसके दिमाग की वो पुरानी यादें वापस आने लगती हैं, जिसके बाद मूवी फ्लैशबैक में चली जाती है। अब हम देखते हैं कि 20 साल पहले का जेनसॉक महज 21 साल का था, जो अपनी फैमिली के साथ हंसी मजाक करते हुए जा रहा है, पिता चोई, माँ एमी और बड़ा भाई युवान। लेकिन तभी अचानक एक भयानक एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें उसके माँ बाप की मौके पर ही मौत हो जाती है और युवान आईसीयू में चला जाता है। अब उसी समय कोरिया में आर्थिक संकट चरम पर था, जिस वजह से बेसहारा जेनसॉक सड़क पर आ जाता है, क्योंकि भाई के ऑपरेशन के लिए उसे पैसे जुटाने थे, लेकिन ना तो उसे लोन मिलता है और ना ही कोई नौकरी। इस बीच डॉक्टर नेमॉन उसे समझाते हैं कि 6 महीने से तुम्हारा भाई हॉस्पिटल में है, इसलिए अगर अब सर्जरी नहीं हुई तो उसे बचाना मुश्किल होगा। ये जानकर अब हताश जेनसॉक आखिरी रास्ता चुनता है, और वो था अपनी किडनी को बेचने का फैसला। हालांकि एजेंट उसे रोकता है कि तू अभी जवान है, इसलिए ऐसा कदम मत उठा, क्योंकि ऑपरेशन में तेरी जान भी जा सकती है। हिम्मत रख, कोई और रास्ता देख ले। लेकिन फ्रस्ट्रेशन में डूबा जेनसॉक कुछ समझ नहीं पाता कि इसके अलावा उसके पास आखिर और क्या रास्ता होगा। और तभी उसे एक अनजान आदमी का मैसेज आता है, जो उससे कहता है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक जॉब है, और वो काम पूरा होने पर तुम्हें जितने पैसे चाहिए उतने पैसे मिल जाएंगे। अब अपने भाई को बचाने के लिए उसे पैसे चाहिए ही थे, इसलिए पैसे के लिए जेनसॉक किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाता है। इसके बाद वो आदमी चैट में कहता है कि तुम्हें किसी का मर्डर करना होगा। अब ये सुनते ही जेनसॉक के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। फिर वो आदमी आगे लिखता है कि अगर तैयार हो तो मुझे अपना नंबर भेज देना, और हाँ, तुम्हारे पास सोचने के लिए बस 1 दिन है, उसके बाद मैं ये काम किसी और को दे दूंगा। अब मजबूरी में बेचारा जेनसॉक नंबर भेज देता है, जिसके अगले ही पल उसका फोन बजता है। अब वो आदमी कॉल पर उसे एक घर का पता देता है और कहता है कि वहाँ जाकर तुम्हें एक औरत का मर्डर करना है, लेकिन याद रहे कि वहाँ तुम्हें सिर्फ औरत का मर्डर करना है, बाकी दोनों बच्चों को हाथ नहीं लगाना। इसके बाद जेनसॉक काफी सोचता है कि वो इस काम को करे या ना करे, लेकिन इतने में वो डॉक्टर उसे लगातार फोन करता है कि जल्दी से पैसे का इंतजाम करो, नहीं तो अपने भाई को ले जाओ, हम किसी को अपने हॉस्पिटल में मरने नहीं देंगे, क्योंकि ऐसे में हमारा नाम खराब होता है। तो इस तरह मजबूरी में उस आदमी की बात मानते हुए जेनसॉक डरते डरते उस घर तक पहुंचता है। अब सबसे पहले वो वहां पर पाइप में रखी चाबी को निकालता है और उससे घर के दरवाजे को खोलता है, लेकिन शर्त साफ थी कि घर में औरत के साथ 2 बच्चे भी होंगे, लेकिन सिर्फ औरत को मारना है, बच्चों को नहीं। इसलिए अब यही सोचते हुए वो हिम्मत जुटाकर घर के अंदर जाता है, लेकिन आखिरी वक्त पर वो अपने माता पिता की बातों को याद करता है कि बेगुनाह के साथ गलत काम करना संस्कारों के खिलाफ होता है। इसलिए वो यही सोचते हुए वापस मुड़ने को होता ही है कि तभी वो औरत उसे देख लेती है। अब इससे पहले कि जेनसॉक वहाँ से वापस निकलता, इतने में वो लेडी उसके हाथ में चाकू देखकर बहुत डर जाती है। अब जेनसॉक कहता है कि मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं तो बस जा रहा हूँ, पर आप किसी को इस बारे में मत बताना, मुझे तो किसी आदमी ने भेजा था, लेकिन मैं ये काम नहीं कर सकता। इस तरह वो उसे समझा रहा होता है, लेकिन बदकिस्मती से इतने में उस औरत की 13 साल की बेटी वहाँ आ जाती है, जो जेनसॉक के हाथ में चाकू देखकर डर जाती है और तेजी से चीखने लगती है। उसे चिल्लाता देख जेनसॉक फौरन उसकी तरफ उसे चुप कराने जाता है, लेकिन इसी बीच वो लड़की भागने लगती है और इसी भगदड़ में वो चाकू उसके पेट में घुस जाता है और वो वहीं पर
कर मर जाती है। ये देखकर जेनसॉक का दिल दहल जाता है कि ये क्या हो गया, वो तो ऐसा बिल्कुल करना नहीं चाहता था। इतने में उस लड़की की माँ भी ऊपर आ जाती है, जो अपनी बेटी की लाश को देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगती है, लेकिन फिर उसे रोकने के चक्कर में चाकू उस औरत के पेट में भी चला जाता है, जिससे उसकी भी मौत हो जाती है। अब ये सब देखकर जेनसॉक इतना शॉक्ड हो चुका था कि उसके दिमाग में इस चीज का बहुत गहरा असर पड़ता है। आखिर में वो अजीब से हालात में वहाँ से निकलने को होता ही है कि तभी उसके सामने 5 साल का मासूम बच्चा आ जाता है। अब वो बच्चा जेनसॉक को अंकल समझकर वहीं बैठ जाता है और पूछता है, अंकल क्या आपने मेरी माँ को देखा? और दीदी भी कहीं दिखाई नहीं दे रही। ये देखकर जेनसॉक का दिल रो उठता है कि अपने परिवार को बचाने के लिए वो एक दूसरे परिवार को खत्म कर चुका है। हालांकि वो कोई हत्यारा नहीं था और ना ही उसने किसी का कत्ल किया था, लेकिन जो कुछ भी हुआ वो सब कहीं ना कहीं इसीलिए हुआ क्योंकि वो यहाँ आया। खैर, अब वो उस बच्चे से कहता है कि बेटा तुम अपने बिस्तर पर जाकर 100 तक गिनती करो, तुम्हारी माँ आ जाएंगी। तो ये सुनकर वो बच्चा मासूमियत से सीधा अपने बिस्तर पर जाता है और 100 तक गिनती करने लगता है। इसी बीच जेनसॉक वहाँ से निकलने लगता है, लेकिन तभी उसकी नजर घर की दीवार पर लगे एक फैमिली फोटो पर पड़ती है, जिसमें उसे वही डॉक्टर नेमॉन दिखाई देता है जो उसके भाई का इलाज कर रहा था। ये देखकर उसे पल भर में एहसास हो जाता है कि असल में ये उसी डॉक्टर नेमॉन की फैमिली थी, यानी नेमॉन ने ही जेनसॉक की मजबूरी का फायदा उठाकर अपनी पत्नी को मरवाने का काम सौंपा था। और शायद वो सिर्फ अपनी पत्नी को मरवाना चाहता था, इसलिए उसने बच्चों से दूर रहने के लिए बोला था। जेनसॉक समझ जाता है कि जब वो कॉल आया था और जेनसॉक काम को करने में कंफ्यूज हो रहा था, तभी डॉक्टर ने अपने नंबर से कॉल किया ताकि जेनसॉक के मन में अपने भाई को लेकर फिर से टेंशन बढ़ जाए और वो इस काम के लिए राजी हो जाए। खैर, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हॉस्पिटल की छत पर डॉक्टर नेमॉन अपनी पत्नी की मौत की खबर का इंतजार कर रहा होता है, लेकिन तभी उसके बेटे का फोन आता है जो उससे कहता है कि पापा, माँ और दीदी खून में लथपथ पड़ी हैं। ये सुनकर नेमॉन शॉक हो जाता है क्योंकि उसने अपनी बेटी को मारने के लिए नहीं कहा था। इसी जल्दबाजी में जब वो मुड़ता है तो उसे अपने सामने जेनसॉक खड़ा मिलता है। अब आंसुओं से भरी आंखों से वो पूछता है कि आखिर तुमने मेरे हाथों से ये पाप क्यों करवाया, आखिर अपनी पत्नी को क्यों मरवाया? तो नेमॉन कहता है, मैं कर्ज के बोझ तले दबा था, जिसके बाद मेरी पत्नी के इंश्योरेंस के पैसे ही मेरे बच्चों को सड़क पर आने से बचा सकते थे, इसलिए मैंने सिर्फ पत्नी को मारने को कहा था, बेटी को नहीं। लेकिन तुमने उसे भी मार दिया, इसलिए अब तुम भी मर जाओ। ऐसा कहकर वो जेनसॉक का गला दबाने लगता है, लेकिन इसी हाथापाई में वो खुद छत से नीचे गिर जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। अब इस घटना का जेनसॉक पर इतना गहरा असर पड़ता है कि नर्वस ब्रेकडाउन की वजह से वो अपनी सारी यादें खो देता है। खैर, अब मूवी प्रेजेंट में आती है, जहां जेनसॉक की आंखें खुलती हैं और उसके सामने चैंग बैठा होता है। अब चैंग फौरन जहर का इंजेक्शन निकालता है और उसकी ड्रिप में डालने लगता है, लेकिन इतने में जेनसॉक उससे कहता है कि मैं मरने से पहले उस फैमिली के बच्चे से माफी मांगना चाहता हूँ जिसकी फैमिली की मौत का मैं जिम्मेदार हूँ। ये सुनकर चैंग शॉक्ड रह जाता है क्योंकि वो समझ जाता है कि जेनसॉक को सब कुछ याद आ चुका है, इसीलिए वो उस इंजेक्शन को फेंक देता है और कहता है, तो आखिरकार तुमने अपना गुनाह मान लिया, तो चलो अब बताओ कि क्यों मारा उस फैमिली को। सच बताओ, डॉक्टर नेमॉन ने ही तुमको वो काम करने को बोला था ना? ये सुनकर जेनसॉक कहता है कि ये अंदाजा तुम क्यों लगा रहे हो? तो चैंग कहता है कि डॉक्टर नेमॉन ने उस मर्डर से 1 महीने पहले ही अपनी पत्नी के नाम पर बड़ा इंश्योरेंस करवाया था, इसलिए मैं जानता हूँ कि पैसों के लिए उसने ये काम करवाया होगा। लेकिन जेनसॉक उसे सच नहीं बताता और कहता है कि तुम्हारा ये अंदाजा किसी काम का नहीं, उस बच्चे को बुलाओ, मैं उसी से बात करूंगा। और दोस्तों, यहीं आता है इस मूवी का सबसे बड़ा ट्विस्ट, क्योंकि चैंग उसे बताता है कि तुम अब भी नहीं समझे कि मैं कौन हूँ। वो कहता है कि मैं ही वो 5 साल का बच्चा था जब तुमने मेरी माँ और बहन का कत्ल किया था। साथ ही जब मेरे पिता मारे गए तो मुझे अपना बचपन अनाथ आश्रम में बिताना पड़ा, जबकि इंश्योरेंस के सारे पैसे मेरे रिश्तेदारों ने लूट लिए। लेकिन इस बीच एक चीज थी जो मैं आज तक नहीं भूला, और वो था उस रात देखा हुआ तुम्हारा चेहरा। इसीलिए मैं तुमसे कह रहा था कि मर्डर होने वाले लोगों की फैमिली का कहना है कि तुम ही कातिल हो। मैं इसीलिए श्योर था क्योंकि खुद मैंने ही तुमको चाकू के साथ देखा था, इसलिए बाद में होश संभालते ही मैंने तुम्हारी तलाश करना शुरू कर दी। हालांकि मुझे पता था कि इतने सालों बाद तुम पर कोई केस नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं बस हत्या की वजह जानना चाहता था। अब जेनसॉक ये सुनकर पहले चैंग से माफी मांगता है, लेकिन चैंग उससे कहता है कि माफी मत मांगो और बस एक बार अपने मुंह से मुझे बताओ कि मेरा बाप ही मेरी फैमिली का हत्यारा था ना? क्योंकि वो जानता था कि नेमॉन ने अपनी पत्नी को मरवाने का फैसला इसलिए लिया था ताकि चैंग और उसकी बहन सड़क पर ना आए। इसलिए अब जेनसॉक सारा दोष अपने सिर पर लेते हुए कहता है
कि तुम्हारी फैमिली की हत्या का फैसला मेरा अकेले का था, तुम्हारे पिता का इसमें कोई हाथ नहीं था, मैं ही तुम्हारे घर चोरी करने गया था, लेकिन तुम्हारी माँ और बहन सामने आ गई, जिससे ना चाहते हुए भी मुझसे उनका कत्ल हो गया और फिर डरकर मैं बिना कुछ चुराए वहाँ से निकल गया। ये सुनकर चैंग कहता है कि तुम चाहे जितना झूठ बोल लो, सच्चाई तो मैं जान गया हूँ कि मेरा बाप ही असली कातिल था। फिर हम देखते हैं कि वो जेनसॉक को मारने की बजाय वहाँ से चला जाता है, जैसे कि उसके जीवन का मकसद पूरा हो चुका हो। और फिर अचानक चैंग हॉस्पिटल की खिड़की से कूदकर खुद को खत्म कर लेता है, जिसके बाद जेनसॉक को अपने किए पर पछतावा होता है और वो भी वहीं पड़ा जहर का इंजेक्शन खुद को लगा लेता है, जिससे उसकी भी मौत हो जाती है। इसके बाद मूवी के लास्ट सीन में हमें एक पुराना दृश्य दिखता है, जहां उस मर्डर से 1 साल पहले जेनसॉक और छोटे चैंग की पार्क में मुलाकात और दोस्ती हुई थी, पर दोनों ही इस बात से अनजान थे कि बाद में ये ऐसे मोड़ पर आकर मिलेंगे। और दोस्तों, इसी इमोशनल टच के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा देना, ताकि कोई वीडियो तुमसे मिस ना हो। अब मैं मिलूंगा ऐसे ही वीडियो में। टिल देन, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।